Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer Midhat Abbas. How are you all doing? कैसे हैं आप सब? We started a new chapter, chapter 17, which is leading the freedom movement. आज हम continue करेंगे और देखेंगे कि how finally Pakistan came into being and what is the role of women in the freedom movement. So let's start. So first of all, the recall कि last lecture में हमने क्या discuss किया? Excellent. We saw कि कैसे from 1940 onwards या 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद से ऑनवर्ड्स क्या चेंजेस आई, क्या पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, कौन सी ऐसे रिफॉर्म्स थे, कौन से ऐसे एक्ट्स थे जो पास हुए, किस तरह मुसलमानों ने रिस्पॉन्ड किया, किस तरह हिंदुओं ने रिस्पॉन्ड किया, एंड हाउ इट केम इन टू लाइट के हिंदूज कैन नेवर एक्सेप्ट मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन. हिंदू कभी भी मुसलमानों को एक सेपरेट नेशन के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एंड हाउ डिड मुस्लिम फाइनली रियलाइज के ओके वी कैन नॉट लिव टुगेदर इन वन यूनाइटेड इंडिया विद हिंदूज, बिकॉज जैसे ही ब्रिटिशर्स जाएंगे द हिंदूज वुड एक्चुअली ट्राई टू गवर्न देम. सो एक गुलामी के बाद दूसरी गुलामी. सो यस, फाइनली इट डिड केम इन टू लाइट. देन Lord Wavell's plan, which was rejected by both Congress and Mr. Jinnah. Then came the Cabinet Commission plan, which was also rejected. So finally, Quaid-e-Azam did not give up. He continued his struggle. उन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी मुसलमानों के लिए, उन्होंने अपनी फाइट, अपना लड़ाई जारी रखी. And finally, in 1947, Mr. Attlee in UK government agreed to 2 independent states. British government के जो हेड थे मिस्टर एटली, उन्होंने फाइनली इस बात से अग्री किया कि इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड दोज इंडिपेंडेंट स्टेट्स वुड बी ऑब्वियसली, जिसको आज हम पाकिस्तान और इंडिया के नाम से जानते हैं. अ बिल वाज पास्ड ऑन 4 जून 1947 एंड इंडिया वाज टोल्ड दैट इट बी इंडिपेंडेंट बाय अगस्त 1947. फाइनली एक बिल पास किया गया और उस बिल में इंडियंस को, द पीपल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उनको ये बताया गया कि अगस्त 1947 तक इनको जो है वो आजादी दे दी जाएगी. दिस बिल वाज पास्ड ऑन 4 जून 1947. फाइनली पाकिस्तान इमर्ज्ड ऑन वर्ल्ड मैप ऑन 14 अगस्त 1947 और पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट वर्ल्ड मैप पे उभर के सामने आया ऑन 14 अगस्त 1947. एंड फाइनली मुस्लिम्स को अपना एक सेपरेट होमलैंड मिल गया बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस स्ट्रगल ऑफ मुस्लिम्स जो उस वक्त के मुसलमान थे, उनकी जो जद्दोजहद थी उसकी वजह से. द लीडरशिप ऑफ कायद-ए-आज़म की जो विजन था, जो ब्रिलियंस थी और उनकी अपनी जो हार्डवर्क और एफर्ट था उसकी वजह से, एंड अदर पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, उनकी वजह से फाइनली पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, और वो पाकिस्तान जिसमें आज हम खुली फिजा में आसानी से सांस ले सकते हैं. व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग तो जियोग्राफिकली उसके 2 विंग्स थे, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक गवर्नमेंट के अंडर थी. सो यस, 2 विंग्स, 2 जियोग्राफिकली डिमार्केटेड रीजन्स, one on west and one on east, लेकिन it is under one government. Quaid-e-Azam was the first governor general. Quaid-e-Azam was taken as the first governor general, लेकिन Quaid-e-Azam गवर्नर जनरल बनने के बाद ये बात सामने आई, Quaid-e-Azam के गवर्नर जनरल बनने के बाद ये बात सामने आई that he was suffering from a disease called TB, tuberculosis. Quaid-e-Azam ने ये बात इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले बिल्कुल सामने नहीं आने दी, बिकॉज उनको ये लगता था कि अगर ये बात सामने आई तो द ब्रिटिशर्स एंड द हिंदूज विल नेवर अग्री फॉर द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मुस्लिम्स. सो आफ्टर बीइंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल ही फॉट विद हिज इलनेस एंड बिकॉज ऑफ द हार्डशिप ऑफ द स्ट्रगल ही हैड टू गो फॉर द सेपरेट नेशन. He passed away on 11 September 1948. 11 सितंबर 1948 को कायद-ए-आज़म वफात पा गए. And indeed, it was a sad day for the whole nation. Moving on, let's take a look at the role of women in freedom. पाकिस्तान बन गया एक आज़ाद कंट्री, लेकिन जहाँ इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स की बात हो रही है, जहाँ इतने सारे लोगों की बात हो रही है, वहाँ वी शुड नॉट फॉरगेट दैट women were also a part of freedom, और उन्होंने भी एक बहुत अहम किरदार अदा किया. Let's take a look at those few women जो namely बहुत prominent थी और जिन्होंने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया. First of all, बी अम्मा. She was the mother of Maulana Muhammad Ali Jauhar and Shaukat Ali. Jauhar brothers की mother थी वो, and she was the reason behind the courage and the motivation of these 2 brothers. ये उन्हीं का faith था जिसकी वजह से उनके दोनों बेटों ने भी पाकिस्तान के लिए मुसलसल जद्दोजहद की और पाकिस्तान के लिए काम किया. She herself
was the one जो इनकी बैक पे थी, and she also was the one who participated in the All India Muslim League conferences. Maulana Muhammad Ali Jauhar's wife, the second woman, she was the pioneer woman member of Muslim League. वो पहली खातून थी जो मुस्लिम लीग का हिस्सा बनी. वो एक बापर्दा खातून थी, पर्दा करती थी, बट उसके बावजूद she addressed first public meeting in 1938. उन्होंने public meetings में भी एड्रेस किया और पर्दा करके एड्रेस किया. Third one is Begum Jahan Ara Shah Nawaz. She belonged to a political family herself. She was selected to represent Muslims at first round table conference. बेगम जहां आरा शाह नवाज को पढ़ा लिखा होने के साथ साथ और पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होने की वजह से उनको सिलेक्ट किया गया कि वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करेंगी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. शी वॉज द मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली. वो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर थी और उसके साथ साथ पाकिस्तान बनने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसने पहली कॉन्स्टिट्यूशन बनाई पाकिस्तान की, उसकी भी वो मेंबर रह चुकी. Like I told you, she was the part of Constituent Assembly set up to frame the Constitution of Pakistan after formation of Pakistan. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल में वो एक हिस्सा थी, पाकिस्तान बनने के बाद she continued to be the important part. Then Begum Rana Liaquat Ali Khan. As you can read from the name, she was the wife of the first Prime Minister of Pakistan, Liaquat Ali Khan. She formed Women's Voluntary Service and National Guard. She was a skilled orator. वो इतनी स्किल्ड ऑरेटर थी कि वो अपनी बात, ऑरेटर का मतलब है इतना कन्विंसिंग होना, अपनी बात इस तरीके से पहुंचाना कि अगला बंदा आपकी बात सुनने पे मजबूर हो जाए. शी वाज स्किल्ड ऑरेटर और ब्रिटिशर्स तक बात पहुंचाने में उनका एक बहुत अहम किरदार था. एंड व्हेनेवर शी यूज्ड टू एड्रेस पीपल, पीपल यूज्ड टू लिसन टू हर. शी कंटिन्यूड वर्किंग फॉर रिहैबिलिटेशन एंड अपलिफ्ट ऑफ विमेन. और पाकिस्तान बनने के बाद भी उन्होंने अपनी ये जदोजहद और अपना ये काम जारी रखा. उन्होंने औरतों के लिए बहुत काम किया कि औरतों की पोजीशन, औरतों की इमेज और औरतों का रुतबा जो है वो बुलंद हो, एंड लोग इस बात को रिकॉग्नाइज करें दैट विमेन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. देन वी हैव लेडी नुसरत हारून एंड लेडी सोहरा. लेडी नुसरत हारून वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया विमेन्स लीग इन 1943. 1943 में उनको ऑल इंडिया विमेन्स लीग का प्रेसिडेंट चूज किया गया. बोथ ऑफ दीज लेडीज वर्कड फॉर द वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विमेन. इन्होंने भी औरतों के रुतबे के लिए और उनके किरदार के लिए अहम जो है वो किरदार अदा किया. उसके अलावा दे कंटिन्यूड वर्किंग. ये लोग वो थे जो बाकी मुसलमान खवातीन को जो थे वो पॉलिटिकल सिचुएशन और सोशल सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे, उनको कन्विंस करते थे कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हिस्सा बने, वो भी इस जदोजहद का हिस्सा बने और वो भी मजीद और लोगों को कन्विंस करें. देन वी हैव बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह. बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह वाज अ वेल नोन नेम क्योंकि शी वाज अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल फैमिली. वो ऑलरेडी एक पॉलिटिकल फैमिली का हिस्सा थी, इसलिए हर नेम वाज नॉट न्यू टू द पॉलिटिकल सीन. शी ऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट फेडरेशन. उन्होंने मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट फेडरेशन कायम की. शी वाज अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग काउंसिल एंड लेटर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. वो इनिशियली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग काउंसिल का हिस्सा थी और फिर पाकिस्तान बनने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी हिस्सा रही. So yes, she continued working for the political scenario of Pakistan even after formation of Pakistan. Then Begum Salma Tasadduq Hussain. Begum Salma Tasadduq Hussain जो थी, she was secretary of Punjab Women's Muslim League. वो पंजाब Women's Muslim League की secretary थी. And she joined Muslim League in 1937, 1937. So she was one of those women जिन्होंने बहुत जल्दी All India Muslim League को join कर लिया था. Then, last but not the least, the chapter ends at the most prominent woman who worked tirelessly with her brother for the formation of Pakistan. And yes, she is none other than Fatma Jinnah. Fatma Jinnah was the sister of Muhammad Ali Jinnah. She gave up her career of dentistry. She was a practicing dentist. वो डेंटिस्ट थी लेकिन उन्होंने अपना कैरियर छोड़ा और उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर मुल्क बनाने में मदद की. उन्होंने औरतों को कन्विंस किया, उनको इनकरेज किया, उनको मोटिवेट किया, उनमें ये जोश और जज्बा जगाया कि येस, विमेन कैन बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल फ्रीडम. और हाँ, मुसलमान औरतों का भी एक अहम किरदार है फॉर द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम मूवमेंट. शी ऑर्गेनाइज्ड विमेन विंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. वो पहली खातून थी जिन्होंने विमेन विंग बनाया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जिसको बाद में लेटर ये जो बहुत सारी खवातीन हमने डिस्कस किया उन्होंने ज्वाइन किया. एंड शी फाउंडेड ऑल इंडिया विमेन स्टूडेंट फेडरेशन और उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन फेडरेशन बनाई. बिकॉज ऑफ हर टायरलेस वर्किंग, क्योंकि उन्होंने दिन रात अपने भाई के साथ मिलकर पाकिस्तान बनने के लिए काम किया, शी वॉज टाइटल्ड मदर मिल्लत, मदर ऑफ द नेशन. नाउ दिस इज वेयर आई एंड द चैप्टर. नाउ लेट्स टेक अ लुक
at the questions of the chapter, and let's move to the first part. Now let's take a look at the questions. First one being, Mr. Jinnah was for a considerable period in favor of a united independent India. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत लंबे अरसे तक एक यूनाइटेड इंडिया की फेवर में थे. What were the factors that changed his mind in favor of a separate state for the Muslims? ऐसे कौन से फैक्टर्स थे, ऐसी कौन सी वजूहात थी जिन्होंने उनका माइंड चेंज किया कि वो उस फेवर में चले जाएं कि मुसलमानों को एक सेपरेट स्टेट चाहिए. अब इफ यू टेक अ लुक एट बोथ द लेक्चर्स, दिस वन एंड द अर्लियर वन, तो आपको ये समझ आएगा कि कायद-ए-आज़म का किरदार क्या था और किस तरह पॉलिटिकल इवेंट्स दैट टुक प्लेस उन्होंने कायद-ए-आज़म का माइंड चेंज किया. फॉर एग्जांपल लखनऊ पैक्ट 1916, अगर हम वहां से चलें तो तब हिंदुओं ने और कांग्रेस ने एग्री किया कि वो मुसलमानों को एक्सेप्ट करेंगे और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देंगे, राइट. बट लेटर ऑन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे दे वर रिजेक्शन ऑफ द कम्युनल अवार्ड, दे वर रिजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद व्हेन इट केम फॉरवर्ड कि कम्युनल अवार्ड में जिस तरह उन्होंने वायलेंस और राइट्स जो थे, झगड़ा और फसाद फैलाया, जिससे डिसअपॉइंट होके कायद-ए-आज़म लेफ्ट द कंट्री और वो लंदन चले गए. वहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज उन्होंने वो अटेंड की. देन ही केम बैक. फिर उसके बाद व्हेन इन 1937 इलेक्शन जब ओरिजिनली ये बात सामने आई कि कांग्रेस ने जब गवर्नमेंट बनाई तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में, माइनॉरिटी तो छोड़ो, मेजॉरिटी एरियाज में भी उन्होंने मुसलमानों को कोई सीट नहीं दी. सो यस, दैट वाज द फाइनल स्ट्रॉ. उसके बाद ही कंप्लीटली वेंट इनटू द फेवर ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, और जिसकी डिमांड 1940 लाहौर रेजोल्यूशन में रखी गई. सो यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड सिंगल पॉइंट कि आप स्टार्ट करो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट जहां से अग्रीमेंट शुरू हुआ, जहां से पॉलिटिकल फ्रंट पे ये बात सामने आई कि मुसलमान और हिंदू अग्री करें फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पावर. क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ये प्रॉमिस किया गया कि पावर दे दी जाएगी, तभी ये झगड़ा शुरू हुआ बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड बिटवीन द पॉपुलेशन एंड बिटवीन द माइनॉरिटी एंड द मेजॉरिटी कि कैसे पावर ट्रांसफर की जाएगी. सो यस, वहां से ऑनवर्ड्स आप एक एक डेट के साथ एक एक इवेंट लिखें और उसमें हिंदू रिएक्शन लिखें. एंड देन द लास्ट वन, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, 1937 के इलेक्शंस जब कायद-ए-आज़म ने फाइनली ये डिसाइड किया कि ओके, नाउ दिस आफ्टर दिस हिंदूज कैन नेवर एक्सेप्ट मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन. So yes, this is how you have to go about this question. The second question is, what was the importance of Lahore Resolution in the struggle of independence? लाहौर रेजोल्यूशन की इंपॉर्टेंट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में सबसे पहले तो आप ये बताएं कि 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई. फिर आप इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएं, जैसा कि मैं भी आपको पहले बता रही थी कि 1937 के इलेक्शंस के बाद जब कायद-ए-आज़म ने फाइनली देखा और ये बात क्लियर हो गई मुसलमानों को भी और कायद-ए-आज़म को भी, उन मुसलमानों को जो तब तक यूनाइटेड इंडिया के हक में थे, जिसकी वजह से 1937 के इलेक्शंस कांग्रेस जीत गई थी, उनको जब ये बात सामने आई कि यस, हिंदूज आर नेवर गोइंग टू एक्सेप्ट मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन, तो तब 1940 में पहली दफा ऑफिशियली सारे मुसलमानों ने अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद-ए-आज़म as a form of Lahore resolution ये बात सामने रखी that Muslims require a separate homeland where Muslim majority areas should be grouped together and they can no longer live with the Hindus in United India. So this is how you have to explain this question as well, जिसमें आप ये सारी बात explain करेंगे कि किस तरह कौन से events लाहौर resolution तक लेके गए और लाहौर resolution में exactly demand क्या किया गया. The third question is, how did Miss Fatma Jinnah's participation help her brother in his mission? Miss Fatma Jinnah, जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी, उनकी पार्टिसिपेशन ने कायद-ए-आज़म को कैसे हेल्प किया फ्रीडम स्ट्रगल में. अब फातिमा जिन्ना was associated with the formation of the women wing of the All India Muslim League. So औरतों को इन्वॉल्व करने में, इनकरेज करने में, बाहर खींच के लाने में, पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन से अवेयर कराने के लिए, आगाही देने के लिए जो सहरा है वो जाता है मिस फातिमा जिन्ना के सर. उन्होंने ही इनकरेज किया, मोटिवेट किया, एंड विमेन बिकेम अ पार्ट ऑफ द स्ट्रगल मूवमेंट बिकॉज यस, पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स बोथ. और मुसलमान क्योंकि माइनॉरिटी में थे, इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो सब इकट्ठे होकर उभर के सामने आए. सो येस, एज अ यूनाइटेड पॉपुलेशन एंड एज यूनाइटेड मुस्लिम्स, दे ऑल हैड टू फाइट. सो फातिमा जिन्ना हैड टू step forward, and she did, and she helped Quaid-e-Azam in bringing all the Muslims together united under the fact that they require a separate homeland. Fourth one, find out more about Quaid-e-Azam's early life. Make a collection of pictures from old newspapers and magazines. Quaid-e-Azam की early life, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के स्टार्ट में, which is the lecture number 1 for chapter number 17, उसमें डिस्कस की थी ये बात कि Quaid-e-Azam की early life कहाँ पैदा हुए, किस फैमिली में पैदा हुए, फिर उन्होंने क्या किया. You have to write
all that here. Plus, you can research a little bit more. That's up to you. And for the pictures, you can find the internet. You can find them on the internet. You can find them from the old books, magazines. Right now, what you're seeing on your screen are few pictures I gathered for all of you to actually represent the life of Quaid-e-Azam. Now, this is where I'm going to end the lecture. अब मैं मिलूंगी आपसे next lecture में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.